गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का चैप्टर सर्वनाम तथा सर्वनामिक भेद का टॉपिक सर्वनाम और सर्वनाम की परिभाषा आज हमारा विषय है। इससे पहले पिछले कक्षा में मैं आप लोगों को संज्ञा को भी पढ़ा चुका था। संज्ञा में जो लिंग, कारक, ये सारे जो है उसको भी मैं समझाया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर्वनाम और सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के जो भेद हैं उनको। ठीक है, तो देखो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। दूसरा है नाम। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है समस्त या सब, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा का पर्याय। ठीक है, ये दोनों शब्दों से सर्वनाम बना है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो क्या करते हैं, समस्त नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले समस्त नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, पर उनका जो कार्य होता है वह संज्ञा की तरह ही होता है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा प्रश्न उठता है कि क्या हम संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भाषा में बार बार संज्ञा शब्द का ही प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, भाषा बहुत ही अविकास कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि अस्वाभाविक बन जाएगी, है ना। वह भाषा आपको देखने में भी बुरी लगेगी, पढ़ने में भी बुरी लगेगी, है ना। मतलब कहने का मतलब कि अस्वाभाविक बन जाएगी। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह अगर हम बार बार संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग ना करके बार बार संज्ञा का प्रयोग कर देते हैं एक शब्द में या एक सेंटेंस में, तो वह भाषा किस तरह अस्वाभाविक प्रतीत होने लगती है। ठीक है, मैं एक उदाहरण आप लोगों को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिखकर आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ कि अगर हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से भाषा कितनी अस्वाभाविक प्रतीत होने लगती है। देखो यहाँ मैं आप लोगों को एक सेंटेंस, एक वाक्य पूरा संपूर्ण रूप से पैराग्राफ की तरह मैं लिख दिया हूँ, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि देखो बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से क्या हमें भाषा में अस्वाभाविकपन प्रतीत होता है। देखो मैं यहाँ पर एक लिखा हूँ रोहन, ये एक नाम है। रोहन के गांव का नाम नौशेरा है, ये क्या है, गांव का नाम है। फिर मैं लिखा हूँ रोहन नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक ही चीज का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। रोहन के गांव का नाम नौशेरा है, रोहन नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। फिर बोल रहा हूँ रोहन के सभी अध्यापक रोहन को पसंद करते हैं। फिर बोल रहा हूँ रोहन के पिता रामेश्वर जी नौशेरा के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन हैं। रामेश्वर जी की यहाँ देखो, ये रामेश्वर नौशेरा, रोहन नौशेरा, और फिर रोहन नौशेरा, फिर यहाँ नौशेरा, यहाँ नौशेरा के लोग एक साथ कर देते हैं। यहाँ रोहन के पिताजी, फिर यहाँ रोहन, फिर नौशेरा के लोग। ठीक है, ये जो सारे जो मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया हूं, ये सारे क्या है, एक ही संज्ञा है जो बार बार प्रयोग हुए, जिससे क्या होता है, ये पूरा जो वाक्य है ये क्या मुझे बहुत ही अटपटा अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। इन सारे जैसे रोहन का शब्द प्रयोग हम बार बार, ये रोहन का शब्द का प्रयोग बार बार करने के जो अस्वाभाविकपन आ रहा है, उस अस्वाभाविकपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। अब देखो जैसे रोहन है, रोहन के देखो वह प्रयोग कर देंगे। रोहन के गाँव का नाम नौशेरा है, वह नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब यहाँ पर वह वहां के भी नौशेरा के जगह पर वहां के कर सकते हो, वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रोहन के सभी अध्यापक रोहन को पसंद करते हैं कि जगह मैं यहाँ पर रोहन को सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर देता हूँ। उसे उस विद्यालय के सभी अध्यापक उसे पसंद करते हैं, कर सकते हो। उसके पिताजी क्या है, नौशेरा के वहीं के भी बोल सकते हो, या नौशेरा के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन है। वे यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग करेंगे उनके पिताजी के लिए। ठीक है, वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। नौशेरा के लोग, अब यहाँ जो नौशेरा के लोग हैं बोल, तो यहाँ बोल दोगे नौशेरा के जगह क्या करोगे, वहां का प्रयोग कर दोगे। वहां के लोग रोहन के पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं, और क्या है, फिर देखो रोहन के पिताजी भी नौशेरा के, और यहाँ देखो वे भी वहां के लोगों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह पहले लिख दे रहा हूँ और उसके बाद में मैं बता दे रहा हूँ। देखो जैसे नौशेरा, यहाँ पर नौशेरा, ठीक है, यहाँ लिखोगे रोहन नौशेरा के सरकारी स्कूल में, वह वहां के, अच्छा ऊपर ही मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वह वहां के
सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रोहन के सभी अध्यापक रोहन को पसंद करते हैं। यहाँ करोगे रोहन के हैं तो यहाँ करोगे उस, और ये के को एक साथ जोड़ दो, ठीक है। तो हमने को दोनों को एक साथ जोड़ दिया। उसके सभी अध्यापक उसे, यहाँ पर उसे करो, और यहाँ पर को है तो को भी आप जोड़ सकते हो, या उस करने के बाद को जोड़ सकते हो। को पसंद करते हैं रोहन के पिताजी, रोहन के पिता रामेश्वर जी, तो यहाँ करोगे उसके पिताजी, उसके पिताजी, पिता जो है रामेश्वर, वहीं के, यहाँ पर करो वहीं या वहां के, कुछ भी कर सकते हो। ये सर्वनाम है कि वहां के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है। रामेश्वर जी ईमानदार व्यक्ति है, यहाँ करोगे वे ईमानदार व्यक्ति हैं। नौसेरा के लोग, यहाँ करोगे वहां के लोग, वहां कर लो के लोग जो है के लोग आप रख सकते हो, ठीक है। वहां के लोग रोहन के पिताजी को, उसके या उनके पिताजी को कर सकते हो, उनके भी कर सकते हो, उसके भी कर सकते हो, है ना। पिताजी को बहुत इज्जत करते हैं रोहन के पिताजी भी, नौसेरा के लोगों की, तो क्या करोगे उसके पिताजी भी, या वे भी कर सकते हो। वे भी क्या करते हैं, ये इसको आप हटा दोगे। वे भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी है तो हम इसको भी ले रहे हैं। वे भी नौसेरा के लोगों की मदद करते हैं। अब देखो वाक्य अब कितना अच्छा या स्वाभाविक लग रहा है। एक बार फिर मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। रोहन के गांव का नाम नौसेरा है, वह वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। उसके सभी अध्यापक उसे पसंद करते हैं, हो गया। उसके पिता रामेश्वर जी वहां के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है, हो गया। वे ईमानदार व्यक्ति हैं, हो गया। वहां के लोग उनके या उसके पिताजी को बहुत इज्जत करते हैं। वे भी नौसेरा के लोगों की बहुत मदद करते हैं। अब देखो वाक्य कितना स्वाभाविक लग रहा है। तो ये जो मैं वे वह ये सारी चीजों का प्रयोग किया, यही हुआ सर्वनाम। और सर्वनाम का प्रयोग करने से क्या होता है, जो बार बार हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो भाषा में जो अस्वाभाविकपन आ जाता है, उस अस्वाभाविकपन को दूर किया जा सकता है। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सर्वनाम की परिभाषा को देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। यहां मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। वाक्य में संज्ञा क्या लिखोगे, वाक्य में संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ सकते हो कि इसका जो कार्य होता है वह संज्ञा की तरह ही होता है। जो संज्ञा का कार्य होता है सर्वनाम का भी वही होता है। आप इसे जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, ठीक है। यह आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, तो संज्ञा के सिर्फ भेदों के नाम को हम याद रखते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आप लोगों को इन सारे भेदों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सर्वनाम के जो भेद है, सिर्फ भेद के नाम को इस कक्षा में जानकर रख लेते हैं। देखो आप सर्वनाम के भेद, ठीक है। तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
पांचवा है संबंधवाचक। और अंतिम है निजवाचक, और अंतिम सर्वनाम है निजवाचक। ठीक है, तो ये रहे हमारे संज्ञा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। जब मैं अगली कक्षा में आऊंगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, निजवाचक के कितने भेद हैं, इन सारी चीजों को विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा। आज बस आप इतना जानते रखो कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और सर्वनाम की जो है वह 6 भेद है। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर जब मिलेंगे तो आपको इसको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।